Good afternoon, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? State has no right to acquire every private property asserts सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को एज अ कम्युनिटी डेजिग्नेट कर दे और उसे कॉमन गुड के हिसाब से यूज करने लगे. अगर इस टॉपिक को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट टू प्रॉपर्टी को समझना. 1978 के पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था. आर्टिकल 19(1)(f एज वेल एज आर्टिकल 31 दोनों के अंदर मेंशन किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट. बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया आर्टिकल 300A में. और आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. आगे बढ़ते हैं. CBI conducts searches at 20 locations across 3 states in illegal stone mining case. झारखंड में ऑब्जर्व किया गया कि इलीगली स्टोन माइनिंग की जा रही है. वी ऑल नो झारखंड एक रिसोर्स रिच एरिया है, वहां पर काफी सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं. आयरन हो गया, कोल हो गया, स्टोन हो गया. सो इन सारी चीजों के रिगार्डिंग स्टेट्स ने, गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे कि अगर आप किसी एरिया से उसको निकाल रहे हो, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो, तो आपको कुछ परसेंट ऑफ रॉयल्टी देनी पड़ती है स्टेट्स को, कुछ परसेंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है. सो अगर जैसे बल्क अमाउंट में चीजें एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं तो प्रॉफिट का शेयर इससे कंपनीज का कम होता है क्योंकि उन्हें एक अमाउंट ऑफ टैक्स रॉयल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है. तो वो क्या करते हैं कि इस चीज को इलीगली करने रखते हैं. ऑन पेपर्स इन चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है. सो इलीगल करने से रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है, प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगता है कंपनीज को. तो इसी चीज में सीबीआई ने कंडक्ट किए इन्वेस्टिगेशन, सर्चेस कंडक्ट किए झारखंड के अलग अलग साइट्स में, 20 लोकेशंस में, और वहां से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्टेट में इलीगल स्टोन माइनिंग की जा रही है. हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीआई को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है जो इंडिया में हाईएस्ट, मतलब कि देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस, जो बड़े बड़े केसेस आते हैं वो सीबीआई के अंतर्गत ही इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं. सीबीआई अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, साथ के साथ लोकपाल को भी. सीबीआई काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल के अंतर्गत. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. हालांकि ये अपना जो पावर है वो डिराइव करती है एक एक्ट से, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. हुआ क्या था, अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझा जाए इस एक्ट की. 1941 के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे देखा गया कि जो वॉर के रिक्वायरमेंट्स हैं उनके प्रोक्योरमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है. सो उस करप्शन को चेकआउट करने के लिए, कम करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941. उसे बाद में अमेंड करके 1946 में लाया गया. तो उससे ही जो सीबीआई है वो अपने पावर्स को लेती है, मतलब कि अपने पावर्स की जो सोर्स है उसका, वो ये डीएसपीई एक्ट है 1946 का. ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. साथ के साथ ये एक नोडल एजेंसी है जो कि इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई है. मतलब कि जैसे कई बार क्राइम एक ही कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहता है, उसकी बाउंड्री अलग अलग कंट्रीज से मिलकर के होती है. मतलब कि क्राइम का सोर्स कहीं है, उसे इम्प्लीमेंट कहीं किया गया और उससे इफेक्ट कोई और तीसरी कंट्री हो रही है. सो यहाँ पर क्या होता है कि इंटर पुलिस का काम शुरू होता है, इंटर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है. तो हमारे एंड से, इंडिया के एंड से सीबीआई अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करती है या सीबीआई कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल पुलिस एजेंसीज को, इंटरनेशनली जो क्राइम कंडक्ट हुए उनके इन्वेस्टिगेशन में अपना कोऑर्डिनेशन देने के लिए.
अब बात की जाए इसका एस्टैब्लिशमेंट, 1962-64 में संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था सीबीआई को एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो भी कंट्री में सीरियस फ्रॉड हो रहे हैं, करप्शंस हो रहे हैं या चीटिंग हो रही है, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एसेंशियल कमोडिटीज की प्रॉफिटरिंग से रिलेटेड कोई भी क्राइम हो रहा है, इन सबको चेकआउट करने के लिए, इन सबके इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सीबीआई बनाई। 4 टाइप ऑफ क्राइम सीबीआई बेसिकली डील करती है। पहला, एंटी करप्शन, जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अगर किसी भी तरह का करप्शन हो रहा है, इन सबको डील आउट करने के लिए सीबीआई रिस्पॉन्सिबल रहती है। सेकेंड इज इकोनॉमिक क्राइम, बड़े लेवल की स्मगलिंग की जाती है, नारकोटिक्स या इलीगल चीजों की स्मगलिंग की जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एक्सचेंजेस में, किसी भी तरह के इन सब सेक्टर से रिलेटेड अगर क्राइम्स होते हैं तो वहां पर सीबीआई डील आउट करती है। स्पेशल क्राइम्स जैसे कि बॉम्ब हो गया, किडनैपिंग हो गया या कोई बड़े लेवल का क्राइम हो गया, इन सब में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। साथ के साथ सुओ मोटो केस, सिर्फ यूनियन टेरिटरी के केस में सीबीआई के पास पावर है कि वो किसी भी केस को एज अ सुओ मोटो उठा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट्स की, अगर कोई केस किसी स्टेट में हो रहा है और वहां पर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट 2 टाइप से कंसेंट दे सकती है, एक तो स्पेसिफिक केस के बेसिस पे या फिर जनरल कंसेंट, मतलब कि अगर कोई भी स्टेट में क्राइम हो रहा है तो सीबीआई के पास ऑलरेडी कंसेंट अवेलेबल है, वो वहां पर अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस पर भी कंसेंट प्रोवाइड कर सकती है। ये तो हुआ गवर्नमेंट्स की बात। अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस केस में इन्वॉल्व करना चाहती है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने बना दी सीबीआई, सीबीआई अपना काम करिए, बट आज की डेट में भी सीबीआई में कई सारे चैलेंजेस हैं। पहला सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इवन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जैसी बॉडी को केस्ड पैरेट बोला था। केस्ड पैरेट मतलब कि जो सीबीआई है वो अपने मास्टर्स की वॉइस को बोलती है, और सीबीआई का मास्टर कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। होता क्या है कि जो प्रोसीजर है सीबीआई को अपॉइंट करने की, वो अनबाइज्ड प्रोसीजर नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने फेवरेट पर्सन को सीबीआई की बॉडी में अपॉइंट करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर अपॉइंटमेंट बायस नहीं है, अगर अपॉइंटमेंट बायस्ड है तो कहीं ना कहीं सीबीआई में जो पर्सनल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपने मास्टर्स की ही वॉइस बोलते हैं ताकि उनके फेवर में सारी चीजें बनी रहें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सीबीआई की बॉडी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। सीबीआई एक केस्ड पैरेट की तरह वर्क करती है। सेकेंड वन इज डिलेड इन्वेस्टिगेशन। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो केसेस हैं उनमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस टाइम पर सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशंस को डिले करती जाती है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट ना हो पाए, केस सॉल्व ना हो पाए। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, समय समय पर सीबीआई को क्रिटिसाइज किया जाता है कि सीबीआई ने केसेस का मिसमैनेजमेंट किया। फॉर एग्जांपल भोपाल केस स्ट्रेटजी हो जाए या फिर बोफोर्स स्कैंडल हो जाए, इन सारे केसेस में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की है। वी ऑल नो उसके पीछे अगर बोफोर्स स्कैंडल देखा जाए तो उसमें क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, रूलिंग पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। इसलिए कैसे भी करके उसके इन्वेस्टिगेशन को ही डाइल्यूट कर दो। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो सीबीआई है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के एम्बिट में नहीं आती है। मतलब कि क्या होता है, अगर मैं एज अ सिटीजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंस्टीट्यूट में, पब्लिक इंस्टीट्यूट में किसी तरह का क्राइम हो रहा है या वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो मैं राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट यूज करते हुए उस पब्लिक इंस्टीट्यूशन से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। बट सीबीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन के एम्बिट से बाहर रखा गया है। कोई भी सिटीजन सीबीआई से नहीं पूछ सकता है कि आपने कितने केसेस सॉल्व किए हैं, किस समय में सॉल्व किए हैं और क्या क्या आपने सोर्सेज यूज किए। ये सारे क्वेश्चन कोई भी सिटीजन सीबीआई से नहीं पूछ सकता है। इससे क्या हो रहा है कि सीबीआई अकाउंटेबल ही नहीं है लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन भी कम होता है काम को करने का। नेक्स्ट इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, मतलब कि
पर्सोनेल्स का अपॉइंटमेंट नहीं है, वहां पर जितना सीबीआई को वर्कफोर्स की जरूरत है उतनी उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। लिमिटेड पावर्स, मैंने पहले भी बताया कि सीबीआई का अपना कोई एक्ट नहीं है, सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सीबीआई अपने पावर्स दूसरे एक्ट से लेती है, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस इन्फोर्समेंट एक्ट 1946 का। इसलिए उसके पास पावर्स भी लिमिटेड है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है, किसी भी स्टेट में कोई भी क्राइम अगर हो रहा है तो वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये सारे हुए चैलेंजेस। अब बात करते हैं कुछ वे फॉरवर्ड की, मतलब कि क्या हम चेंजेस ला सकते हैं। पहला चीज कि सीबीआई के अपॉइंटमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, अनबाइज्ड अपॉइंटमेंट किया जाए, गवर्नमेंट अपने फेवरेट पर्संस को सीबीआई की एजेंसी में अपॉइंट ना करे। दूसरा चीज, इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए, मतलब कि प्रॉपर एक एक्ट लाया जाए, सेंट्रल पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक्ट करके, कोई भी मतलब जो भी एक्ट का नाम है उस नाम से सीबीआई का एक्ट लाया गया, जहां से वो अपने पावर्स को, अपने फंक्शंस को डिराइव करे, जिससे उसका थोड़ा सा पावर दबदबा बढ़ सके। ये सारे चेंजेस हम ला सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सके। ये सारे हैं वे फॉरवर्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल, जिसमें हमने एक न्यूज को कनेक्ट करते हुए सीबीआई को पूरे डेप्थ में समझ लिया, इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिया। आगे चलते हैं। रीसाइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड्स रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन। इस पूरे एडिटोरियल में हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है। इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस, ये सारी चीजें तो मतलब कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कितने सारे कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है क्वालिटी का। नंबर तो बहुत है बट क्वालिटी हमारे पास है ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है तो आईआईटीज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईआईटीज है, नेशनल एजुकेशन ऑफ साइंसेज है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। बट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ये इंस्टीट्यूट्स सिर्फ और सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को अपने पास कवर करते हैं। मतलब कि जहां एनआईटीज में, आईआईटीज में 60 स्टूडेंट्स की सीट है, वहीं एक प्राइवेट कॉलेज में 2000 सीट्स, 3000 सीट्स हैं। मतलब कि 95% बच्चा तो इन प्राइवेट कॉलेजेस में या बाहर के कॉलेजेस में बढ़ रहा है, इन हाई इंस्टीट्यूट कॉलेजेस में नहीं पढ़ रहा है। होता क्या है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी जो टीचिंग फैकल्टीज है, वो क्वालिटी स्टडीज उन्हें नहीं मिल रही है। रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें ये देखा गया कि स्टूडेंट्स के एजुकेशनल उसमें और इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। मतलब कि एजुकेशनल टाइम पर, अपने स्टडिंग आवर्स पर, मतलब कि जब बच्चा कॉलेज का पार्ट रहता है उस टाइम पर उसके अंतर स्किल्स ही नहीं डाली जा रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट्स के अंतर्गत स्किल्स की कमी है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसके पीछे कुछ रीजंस है। जैसे सबसे पहला रीजन जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स का ये है, जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे रहते हैं आने वाले समय में उन्हें ही एज अ फैकल्टी बना दिया जाता है। मतलब कि स्टूडेंट्स की अभी खुद की अपनी ग्रूमिंग इतनी बेहतर नहीं हुई है, उसने रिसर्चेस नहीं की हैं, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल आप उसे एक टीचिंग फैकल्टी का पार्ट बना रहे हो। पहला, इससे क्या होगा कि उसके पास जब एक्सपीरियंस नहीं है तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, उनकी स्किल्स ग्रूम नहीं हो पाएंगी। दूसरा चैलेंज ये है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी अगर रैंकिंग की बात की जाए तो उनको रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए रिसर्च पेपर्स देखा जाता है कि किसी इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज ने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, उस बेसिस पर उस इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी जाती है। इससे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है कि जो फैकल्टीज हैं, बड़े बड़े हायर एजुकेशन की फैकल्टीज हैं, वो रिसर्च पेपर्स लिखने में बिजी रहती है। वो अपनी पेडागोजी या टीचिंग स्किल्स को और इनहेंस करने में ध्यान नहीं देती हैं। वो सिर्फ कॉलेज की रैंक बढ़ाने के लिए रिसर्च पेपर्स लिखने में बिजी रहती है। इससे स्टूडेंट्स को प्रॉपर उनकी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल्स नहीं मिल पाती हैं। सो अब बात किया जाता है कि हम इसके रिगार्डिंग चेंजेस क्या ला सकते हैं। पहला चीज कि हमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया, जो क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईआईटीज हैं, उनमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्किल्स मिल सके। दूसरी चीज, जो ये रैंकिंग का सिस्टम है, मतलब कि जो आप रिसर्च पेपर के बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड करते हो, उसे चेंज करने की जरूरत है, उसे फिर से रिफॉर्म करने की जरूरत है कि अब हम आने वाले समय में रिसर्च पेपर्स के बेसिस पर नहीं, बल्कि कैसी क्वालिटी एजुकेशन किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड की जा रही है, उस बेसिस पर उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज। तीसरा चीज, चाहे आप कितना भी स्टैम के थ्रू इन स्कीम्स चला दो, पैसा डाल दो किसी भी इंस्टीट्यूट में, जब तक आपके स्टूडेंट्स के पास स्किल्स नहीं होंगी, आपका पैसा उतना इफेक्टिवली बाहर नहीं आएगा। मतलब की जरूरत है कि हम बेस पे काम करें, पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों के ऊपर स्किलिंग पर काम करें, तब जाके आगे जाके अगर आप अपने अलग अलग, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है करंट एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, नए नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, बट पहले आप लोअर लेवल पर हायर एजुकेशन सिस्टम में जब कॉलेज में बच्चा जा रहा है, तब उसकी स्किलिंग पर खर्च करो कि उसको अच्छी स्किलिंग मिल सके, तब जाके वो पैसा आपका यूटिलाइज होगा। मतलब कि प्रॉपर बच्चों के अंदर स्किल्स आएगी और वो ग्रो करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो इसमें सजेस्ट किया गया है वो ये है कि जैसे कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें आपको 2 करिकुलम चलाने हैं। पहला ये कि जो एक बेसिक 3 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स की टीचिंग की वो है, डिग्री है, पहले स्टूडेंट उसको रिसीव करें, और फिर जो बच्चे रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके लिए अलग से 2 साल का टाइम पीरियड चलाया जाए, जिससे एक फिल्ट्रेशन हो जाएगा कि कोर टीचिंग वाले बच्चे कौन से हैं और रिसर्च वाले बच्चे कौन से हैं। इसलिए उनको 2 साल के बाद एक हाइफेन डिग्री प्रोवाइड की जाए कि टीचिंग से निकले हुए बच्चे ये हैं, जो बच्चे टीचिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं वो ये हैं, और जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं वो ये हैं। तो एक डिवीजन हो जाएगा जिससे प्रॉपर स्किलिंग होगी, एनहेंसमेंट होगा, और इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन विद स्किल्स प्रोवाइड की जा सकेगी। ये पूरा एडिटोरियल यही डिस्कस कर रहा है कि हमें एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। आगे चलते हैं। आधार बायोमेट्रिक डेटा एक्सेस विल एड फॉरेंसिक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी। वहीं आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी भी बात करता है। पहले इस एडिटोरियल को समझने के पहले हम आधार कार्ड को समझते हैं, ठीक है। आधार कार्ड 2016 में लाया गया। बेसिकली आधार एक 12 डिजिट नंबर रहता है जो कि पर्सन का यूनिक आइडेंटिटी रहती है। आधार कार्ड में पर्सन के बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, अलग अलग डेटा लिया जाता है, उस पर्सन की प्रॉपर प्रोफाइल बनती है, उसका डेटा सेव किया जाता है, और उस बेसिस पर उसे एक यूनिक 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है UIDAI के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। हुआ क्या, इस अथॉरिटी ने सिटीजन्स के डेटा लिए, बायोमेट्रिक्स लिए। सो ये जो UIDAI है ये बात करती है कि हमने जब डेटा लिया है तो हम उसे प्राइवेट रखेंगे, ये डेटा किसी भी पर्सन के लिए एक्सेस नहीं दिया जाता है। मतलब कि UIDAI प्रॉपर राइट टू प्रिवेसी को फॉलो करता है। बट यहाँ पर इतना स्ट्रिक्टली ये चीजों को फॉलो करने से कुछ जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो ये है, सपोज किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसके कोई फैमिली, मतलब कि वो पर्सन मिसिंग था, या वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था, या उसकी फैमिली वाले नहीं है, या किसी भी चीज से जूझ रहा है और उसकी डेथ हो गई, तो समटाइम्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो रहती हैं, जो पुलिस रहती है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आखिर कैसे वो उस पर्सन की बॉडी को आइडेंटिफाई करे कि ये बॉडी किसको बिलोंग करती है। इससे उस पर्सन का आर्टिकल 21 हैम्पर होता है।
बट अगर UIADI आपको अथॉरिटी दे दे, बायोमेट्रिक्स का डेटा दे दे, तो आप पर्सन की फिंगर्स का ही डाटा ले लो, उसकी फिंगरप्रिंट के थ्रू उसका नाम वगैरह आप निकाल सकते हो और उस पर्सन की बॉडी जिस भी फैमिली को वो बिलोंग करता है उसे आप दे सकते हो, ताकि पर्सन के जो लास्ट के रिचुअल्स हैं उसे कंप्लीटली डिग्निटी के साथ उसे फुलफिल किया जा सके। इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि अगर आधार बायोमेट्रिक डेटा को एक्सेस मिल जाए, मतलब उसका एक्सेस पुलिस को मिल जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मिल जाए, तो एक पर्सन का जो राइट है डिग्निटी का आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसे और इजीली फुलफिल किया जा सकता है। अदरवाइज होता क्या है कि पर्सन की बॉडी को आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट वन इज ऑन इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इस एडिटोरियल में इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। कुछ समय पहले दोनों कंट्रीज ने हायर ऑफिशियल्स डिप्लोमेट्स को कंट्री से बाहर निकाल दिया था। ये आज का केस नहीं है, 1-2 साल पहले हुआ क्या था कि कैनेडियन सिटीजन निजार जी की का मर्डर हो गया था। उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के होम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में। इससे क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब होने लगे। ऐसा बहुत पहले से चलता आ रहा है। इंडिया को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कनाडा एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है खालिस्तानी टेररिस्ट को। जो लोग इंडिया को सेगमेंट में डिवाइड करना, मतलब कि पंजाब, बेसिकली कुछ सिख कम्युनिटी ऐसी है जो चाहती है कि इंडिया का जो पंजाब है उसे सेपरेट किया जाए इंडिया से और एक नया देश खालिस्तान देश बनाया जाए। सिख के पास अपनी एक कंट्री हो जहां पर वो अपना रूल्स रेगुलेशंस अपने कल्चर को फॉलो कर सके। बट इंडिया ऐसा नहीं अलाउ करता है। इंडिया मानता है कि पंजाब हमारा भारत का ही हिस्सा है और हम खालिस्तान नहीं बनने देंगे। जो सिख वी ऑल नो कनाडा में मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कनाडा में वो लोग रेफरेंडम्स कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है। उसी रिगार्डिंग दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो हमें खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बट इस एडिटोरियल में एक चीज डिस्कस की गई, जो अभी की गवर्नमेंट है वहां पर ट्रूडो गवर्नमेंट, उन्हीं के टाइम पीरियड पर इतने रिलेशंस खराब चल रहे हैं। उसके पीछे रीजन है इलेक्शन। आने वाले समय में कनाडा में इलेक्शंस होने वाले और जो गवर्नमेंट अभी रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में इलेक्शंस नहीं जाएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने इतने अच्छे काम नहीं किए हैं कि आने वाले समय में जनता फिर से उनको वोट दे। अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठा रही है कि इलेक्शंस उनके फेवर में आ जाए। पहली चीज वो प्रमोट कर रही है कि हम खालिस्तान को बनवाना चाहते हैं। दूसरा चीज, जो ट्रूडो गवर्नमेंट है, जो अभी की गवर्नमेंट है, उनकी सरकार में मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, मतलब कि 10 से 12 मिनिस्टर्स सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हालांकि अगर कनाडा की पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पर सिर्फ 2% ही सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मतलब कि अगर वोट बैंक की बात की जाए तो इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है सिखिज्म का। बट स्टिल अगर उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स 10 से 12 मिनिस्टर्स सिख कम्युनिटी के हैं। इसलिए उनका फेवर लेने के लिए, उनको अपने साइड इलेक्शन अगली सरकार फिर से बनाने के लिए ट्रूडो गवर्नमेंट ऐसे एक्शंस उठा रही है जिससे कि उनके फेवर में बात चले और आने वाले समय में भी उन्हीं की सरकार बने। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, जस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने इसे डिस्कस कर लिया। Next one is law validity can't be challenged for basic structures violation। इसमें डिस्कस किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। इसे थोड़ा सा हम डेप्थ में डिस्कस करते हैं। हुआ क्या था कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से एक लड़ाई चल रही थी बिटवीन पार्लियामेंट। हुआ क्या कि जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13 में स्पेसिफाई किया गया कि लॉ क्या होता है। The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by the Part 3, and any law made in contravention of this
clause shall to be extent of contravention be void, मतलब कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर लॉ की बात की गई। सो लड़ाई शुरू हुई कि लॉ मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई लॉ। लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं होता। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किसी फंडामेंटल राइट को रिमूव कर रहे हो या फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहे हो, तो आर्टिकल 13 के तहत उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। ये सामने गवर्नमेंट, ये चैलेंज आया सामने। सो शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में इस बात को बोला गया कि पार्लियामेंट के पास फुल अथॉरिटी है, अब्सोल्यूट पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता। बट फिर से इस चीज को चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस में 1967, और उस टाइम पर गवर्नमेंट ने बोला कि पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एक लॉ है और किसी भी लॉ के थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये केस कंटिन्यू, ये लड़ाई दोनों के बीच में चल ही रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड करने की कितनी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। सो यहां से एक प्रिंसिपल निकला जब 1973 में फिर से इस चीज को चैलेंज किया गया कि पार्लियामेंट के पास कितनी अथॉरिटी है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। सो उसी रिगार्डिंग हमारे पास एक केस आया, केशवानंदा भारती केस। उस केस में एक डॉक्ट्राइन बनकर सामने आई, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन में बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, जिन बेसिक प्रिंसिपल्स पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उन बेसिक प्रिंसिपल्स को पार्लियामेंट एब्रिज नहीं कर सकती है। बाकी पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। सो ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अलाइव मतलब कि हमारे सामने आया। अब हम समय समय पर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की कोई डेफिनेशन नहीं बताई। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रोविजन को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत मेंशन कर देती है। Next one is Buddhism can teach how to counter sectarianism. मुर्मू, हम सब जानते हैं फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की गई है न्यू दिल्ली में आज से। इस दौरान हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू है, उन्होंने बताया कि जहां ग्लोबल लेवल पर इवन एग्जिस्टेंस तक के लिए लड़ाई चल रही है कि हम एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। वी ऑल नो वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर क्या चल रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लड़ाइयां चल रही हैं। उस बीच प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि जो बुद्धिज्म है उससे हमें टीचिंग्स लेनी चाहिए। बुद्धिज्म का मेन जो मुद्दा है, जो मेन जिस बेसिक उस पे बुद्धिज्म टिका हुआ है वो है पीस। मतलब कि ग्लोबल लेवल पर आप पीस मेंटेन रखिए। उस पीस को प्रमोट करने से ग्लोबल स्टेबिलिटी रहेगी, कामनेस रहेगी और एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। इस बुद्धिज्म जो ये हमने कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, एशिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा अरेंज की गई है। इसमें एशियन कंट्रीज आपस में किस तरह से कोऑपरेट और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ सके। इसमें बताया गया है कि हम आने वाले समय में जो भी रीजन्स बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जहां बुद्धा का बर्थ हुआ, जहां बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया, या जो कंट्रीज बुद्धिज्म को प्रमोट करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, उन सब कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वन इज इंडिया मस्ट क्रिएट लीडिंग स्पेस फर्म्स
सेज इसरो चेयरमैन। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि इंडिया को और ऐसी स्पेस फर्म्स की जरूरत है जो कि सिर्फ सर्विस ना प्रोवाइड करें बल्कि एक सपोर्ट का रोल करें, मतलब कि लीडिंग स्पेस कंपनीज एंड नॉट मियरली सर्विस कंपनीज। हुआ क्या कि जो इसरो का कंट्रीब्यूशन देखा जाए ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में तो वो सिर्फ 2% है, और हम बात कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में इसको बढ़ाएं, मतलब कि 10% तक इंडिया का कंट्रीब्यूशन लाएं ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में। उस इकोनॉमी को अचीव करने के लिए जरूरत है कि हमारे पास ऐसी फर्म्स होनी चाहिए, ऐसी एजेंसीज होनी चाहिए जो एक लीड रोल प्ले करें और कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने में मदद कर सके। नेक्स्ट वन इज festive consumption growth halved in 2024 says Nomura। नोमोरा एक जापानीज ब्रोकरेज कंपनी है जो समय समय पर डेटा रिवील करती है कि आखिर किस कंट्री में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, कितना जीडीपी में हुआ, क्या कंजप्शन रहा। ये सारी चीजों से रिलेटेड डेटा, एक्सपेक्टेड डेटा को नोमोरा जो एक ब्रोकरेज कंपनी है वो हमें बताती है। सो इस कंपनी ने अपना रिसर्चेस की और इन्होंने बताया कि जो ये फेस्टिव वाइब रहा, वी ऑल नो दिवाली का जो सीजन रहा, इस दौरान जो कंजप्शन था, कंजप्शन ग्रोथ था वो हाफ हो गया। मतलब कि 2022 में 88% कंजप्शन ग्रोथ था, 2023 में 32% कंजप्शन ग्रोथ था, वहीं 2024 में ये ग्रोथ कम होके हाफ हो गया, मतलब कि सिर्फ 15% कंजप्शन ग्रोथ ही हमें देखने को मिला है। Next one is, if tardigrades crowdsourced their remarkable genes can humans। इस एडिटोरियल में टार्डिग्रेड्स के बारे में डिस्कस किया गया। टार्डिग्रेड्स एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके चूंकि 8 पैर रहते हैं, 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक्सट्रीमिज्म में सरवाइव कर जाता है, चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे आर्कटिक सी वाला रीजन हो जाए या कहीं पे एकदम आग जैसा टेम्परेचर हो, वॉल्केनो की जो क्रेटर्स हैं वहां पर, मतलब कि जहां जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलता है वहां हर जगह देखा गया कि टार्डिग्रेड्स प्रेजेंट रहते हैं। सो साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए, रिसर्चर्स के लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पीसीज है। रिसर्चर्स समय समय पर इस स्पीसीज पर नई नई स्टडीज रिवील करते रहते हैं। रिसेंटली ये देखा गया कि टार्डिग्रेड्स के अंतर्गत ऐसे जीन्स हैं जो रेडिएशंस तक को झेल लेते हैं। मतलब कि आप अगर टार्डिग्रेड्स को स्पेस में ले जा रहे हो, हाई जितना ह्यूमन रेडिएशंस को नहीं सरवाइव कर सकते उससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रेडिएशंस के सामने उनको रखा गया और देखा गया कि टार्डिग्रेड्स उस कंडीशन में तक सरवाइव कर जा रहे हैं। सो ऐसा है कि रिसर्चर्स अब इस चीज में और रिसर्च करने की कोशिश करें कि ऐसी कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन सी जीन्स है या कौन सा मैकेनिज्म है जो टार्डिग्रेड्स के अंतर्गत काम करता है और उस मैकेनिज्म को हम कैसे हेल्थ सेक्टर में ला सकते। चूंकि हम सब जानते हैं आजकल का समय क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, मतलब कि हम भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरह से सरवाइव करें उसको रिसर्च करने की कोशिश की जा रही है। सो टार्डिग्रेड्स के मैकेनिज्म को कैसे मेडिसिन में, साइंस में लाया जाए ताकि ह्यूमन बींग्स भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में सरवाइव कर पाए। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल वाटर कमीशन। देखा गया कि जो हिमालयन रीजन है वहां पर लेक्स का या वाटर बॉडीज का जो एरिया है वो 10.81% से इंक्रीज होता हुआ दिखा। 2011 से लेकर के 2024 तक अगर देखा जाए तो एरिया में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। इससे हमारे सामने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जैसे डिजास्टर्स देखने को मिल सकते हैं। होता क्या है कि हिमालय को जो टॉप रीजन है, वी ऑल नो वो स्नो कवर्ड है, ग्लेशियर से कवर्ड है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो वहां से लेक्स मेल्ट आउट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट आउट हो रहा है और मेल्ट आउट वाटर से नीचे के रीजन्स में लेक्स बन रही हैं। अगर जितनी कैपेसिटी उन लेक्स की है उससे ज्यादा आप मेल्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं वो लेक आउटबर्स्ट हो जाएंगी, जिससे कि जो हिमालयन रीजन के स्टेट्स है वहां पर हमें डिजास्टर देखने को मिल सकता है।
ये सारी चीजें रिवील की गई सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। ये एक कमीशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की अटैच्ड ऑफिस के रूप में काम करती है। ये इसका मेन काम है कि वाटर रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कंजर्व करना है, कौन सी स्कीम्स चलानी है, क्या बनाना है, कहाँ डैम बनेगा, ये सारी चीजों को डील आउट करने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। अगला जो टॉपिक है वो है ऑर्फन ड्रग्स। ऐसा देखा गया कि जो इंडिया है उसके वहां काफी सारे चैलेंजेस हैं ऑर्फन ड्रग्स को अवेलेबल करवाना, अफोर्डेबल बनवाना या डेवलप करवाने में एज कंपेयर टू यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। अब समझते हैं ऑर्फन ड्रग्स को। ऑर्फन ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम रेयर डिसीज को डील आउट करने के लिए बनाते हैं। मतलब कि रेयर डिसीज मतलब कि ऐसी डिसीज जो कि बहुत कम लोगों में प्रेजेंट रहती है, बट स्टिल कई बार क्या होता है वो रेयर डिसीजेस हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हमारी जो पॉपुलेशन के अंतर्गत चेंजेस ला देती है, जिससे आने वाली जनरेशन के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इन रेयर डिसीजेस को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स बनाए जाते हैं वो ऑर्फन ड्रग्स हैं। और अभी जो रिपोर्ट आई वो ये आई कि इंडिया में काफी सारे चैलेंजेस हैं इन रेयर डिसीज को ट्रीट करने के लिए। जो मेडिसिन बनाई जाती है, जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, उनको अफोर्डेबल करवाने में या उनको लोगों तक पहुंचाने में। नेक्स्ट वन इज लिग्नोसेट। लिग्नोसेट दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज लिग्नो, सेकेंड इज सैटेलाइट। लिग्नो मतलब कि लैटिन वर्ड लिग्नो का मतलब होता है वुड, मतलब कि वुडन सैटेलाइट। जापानीज स्पेस एजेंसीज ने एक वुड से बनी हुई सैटेलाइट बनाई है जो टिम्बर से मिलकर बनाई गई है। बेसिकली इसका मेन मुद्दा ये है कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो जापान ने एक नया इनिशिएटिव लिया, एक नई रिसर्च की, जिसमें उन्होंने वुड से बनी हुई, टिम्बर से बनी हुई सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्लान किया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट है, चूंकि वुड तो इजिली अवेलेबल है, साथ के साथ उसको बनाने में हमारी कॉस्ट भी कम हो गई। सो स्पेस एक्सप्लोरेशन में इको फ्रेंडलीनेस को दिखाता है ये चीज, साथ के साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी दिखाता है। नेक्स्ट वन इज निंगोल छकोबा। ये एक फेस्टिवल है जो कि मणिपुर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली मेटीज ट्राइब के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। निंगोल मतलब कि मैरिड वुमेन एंड छकोबा मतलब इनविटेशन फॉर फेस्ट। इस फेस्ट के दौरान जो भी मैरिड वुमेन्स रहती हैं उनको अपने होम, मतलब कि देयर पेरेंट्स होम या यूं कह लो मायके में इनवाइट किया जाता है फेस्ट के लिए। यही है निंगोल छकोबा, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मीती ट्राइब्स इसको मोस्टली सेलिब्रेट करती हैं। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है या आप कुछ भी नया इनिशिएटिव बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।